अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हमारा टेस्ट नंबर 10 कंडक्ट हुआ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फिज़िकल केमिस्ट्री का दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आपने देखा होगा नोट्स के अंदर जो हमने डिस्कस किया, लेक्चर दिया। और ये जो डिस्कशन है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, आपने देखी होगी क्वेश्चन को। बहुत सारी चीज़ें जो हैं इसमें नई चीज़ें भी हैं जो सीखने वाली हैं, तो डिस्कशन को ज़रूर सुना करें। जस्ट लेक्चर सुन के ये एनफ नहीं होता कि आप बस ओके है, तो डिस्कशन को ज़रूर टाइम निकाल के सुना करें और उसमें से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं उसको नोट किया करें। तो स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर 1, द डिवाइस विच कन्वर्ट द फ्यूल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखें, अगर हम बात करें कि जो फ्यूल सेल होता है ये भी बेसिकली हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है, तो ये भी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। लेकिन यहाँ स्पेशल टर्म यूज़ की गई है कि फ्यूल की केमिकल एनर्जी को जब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं तो फिर हम फ्यूल सेल यूज़ करते हैं। तो जनरली केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए गैल्वानिक सेल भी यूज़ होता है, लेकिन फ्यूल एनर्जी को वो कन्वर्ट नहीं करता, तो फ्यूल के लिए हम फ्यूल सेल यूज़ करते हैं। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ, कंसंट्रेशन सेल क्या होता है, ये आपके लिए एक नया कॉन्सेप्ट होगा। देखिए, कंसंट्रेशन सेल को अगर हम कंपेयर करें गैल्वानिक सेल के निस्बत, तो ये भी 2 हाफ सेल्स होते हैं कंसंट्रेशन सेल में। अगर हम बात करें कंसंट्रेशन सेल की, तो इसमें भी 2 हाफ सेल्स होते हैं और गैल्वानिक सेल में भी 2 हाफ सेल्स होते हैं। लेकिन इन केस ऑफ कंसंट्रेशन सेल अगर हम इसकी बात करें तो इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट होता है हमारा वो सेम होता है, सेम इलेक्ट्रोलाइट दोनों सेल में, इस हाफ सेल में भी, इस हाफ सेल में। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ जिंक सल्फेट यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ भी आप क्या यूज़ करेंगे, जिंक सल्फेट यूज़ करेंगे। तो दोनों केसेस में जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट होता है वो सेम होता है। हाँ, कंसंट्रेशन जो है, जो कंसंट्रेशन है दोनों के केसेस में जिंक आयन की या इन चीज़ों की, तो वो डिफरेंट हो सकती है। सेम भी कर सकते हैं आप, डिफरेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन गैल्वानिक सेल में ऐसा नहीं था। गैल्वानिक सेल में जब हम 2 हाफ सेल यूज़ करते हैं तो उनमें से एक पे ऑक्सीडेशन और दूसरी पे रिडक्शन होती है, तो 2 डिफरेंट किस्म के हम इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करते हैं। तो ये एक मेन डिफरेंस है, इसको हम कहते हैं कंसंट्रेशन सेल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज़। देखें स्टूडेंट्स, स्पेसिफिक कंडक्टेंस हमने कहा था किसको, रेजिस्टिविटी को, सॉरी कंडक्टिविटी को हमने स्पेसिफिक कंडक्टेंस का नाम दिया था। कंडक्टिविटी इज़ नाउन एज स्पेसिफिक कंडक्टेंस, और कंडक्टिविटी को के से रिप्रेजेंट किया था, दैट इज़ द इन्वर्स ऑफ रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या था, वो सिंपल था कि ओम सेंटीमीटर या ओम मीटर यूनिट था। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी जो है या कंडक्टिविटी है, इसका यूनिट हो जाएगा पर ओम पर सेंटीमीटर। और ये जो पर ओम है इसको हम सीमन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सीमन भी कहते हैं। तो इसका मतलब है सीमन पर सेंटीमीटर इसका करेक्ट यूनिट है। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी, सीमन पर सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो ये मैंने नोट्स में भी ये फार्मूला आपके साथ शेयर किया था कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होता है, K मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाय नॉर्मल सोल्यूशन। तो ये मोलर सोल्यूशन है, ये इक्विवेलेंट नहीं है, बल्कि ये क्या है, मोलर कंडक्टेंस है। ठीक हो गया, तो ये इसका सिंपल आंसर है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट व्हाट विल बी द प्रेफरेंशियली रिड्यूस प्रोडक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये रटे वाला क्वेश्चन है, ये कॉन्सेप्चुअल है। जब मैंने आपके साथ जिक्र किया था कि फ्यूज साल्ट या मोल्टन साल्ट हो और इसके अलावा जो एक्वस साल्ट होता है, दोनों केसेस में जो हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं वो डिफरेंट किस्म के होते हैं। तो एक्वस सॉल्यूशन है पोटेशियम नाइट्रेट का, तो इट मीन्स पोटेशियम नाइट्रेट के केस में आपके पास पोटेशियम आयंस भी बनेंगे और साथ साथ नाइट्रेट्स आयन भी बनेंगे। इसी तरह वाटर की जब इलेक्ट्रोलिसिस होती है तो वाटर के केस में हाइड्रोजन आयन भी बनते हैं, कीटायन, और साथ हाइड्रोक्सल आयन भी बनते हैं। अब हमने देखना है कि रिड्यूस प्रोडक्ट कौन सा है कैथोड के ऊपर। तो कैथोड के ऊपर ये दोनों प्रोडक्ट्स को जाने चाहिए, दोनों को, लेकिन कौन सा प्रेफरेंशली जाएगा। इस केस में देखें तो पोटेशियम आयन जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में, पोटेशियम आयन ऊपर हैं और जो शी है जिसका हाइड्रोजन आयन है वो क्या है, नीचे है। तो इट मीन यहाँ पे प्रेफरेंशली क्या हो जाएगी, यहाँ पे प्रेफरेंशली होगी ऑक्सीडेशन, यानी कि यहाँ रिडक्शन नहीं होगी। प्रेफरेंशली यहाँ क्या होगी, रिडक्शन होगी, बिकॉज इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है वो क्या है, वो ग्रेटर है हाइड्रोजन आयन की, है शी की। इसलिए हाइड्रोजन आयन रिड्यूस होकर हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट होंगे एट दी
कैथोड। तो ये एक सिंपल इसका क्वेश्चन है। तो इस तरह के जितने भी कॉन्सेप्ट्स आएंगे, जस्ट मैंने आपको कहा था कि आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को अपने कॉन्सेप्ट याद में रखना है, तो बाकी सारे क्वेश्चन एज इट आपके सॉल्व होते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ अननोन कम्प्लेक्स सॉल्ट ऑफ कॉपर है, मेटल इज इलेक्ट्रोलाइट विद द करंट। करंट गिवन है, आई की वैल्यू गिवन है जो कि क्या है 5 एम्पेयर है, ठीक है, और टाइम भी गिवन है, टाइम दैट इज इक्वल टू 1930 सेकेंड, ये टाइम गिवन है, आपको सेकंड में कन्वर्ट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। और ये प्रोड्यूस करता है 6.3 ग्राम, यानी कि इसकी मैस है 6.3 ग्राम। वो कहता है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी। देखिए ये न्यूमेरिकल भी मैंने सॉल्व करवा चुका हूँ कि फैराडे लॉ की 2 एप्लीकेशंस हैं, एक मैस ऑफ प्रोडक्ट कैलकुलेट करने के लिए और एक ऑक्सीडेशन स्टेट अननोन कंपाउंड में। तो ऑक्सीडेशन स्टेट को को कैलकुलेट करने के लिए सिंपल तरीका था, सबसे पहले आप इसके क्या क्यू फाइंड आउट करेंगे, क्यू दैट इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाई टी। तो आई हो गया 5 मल्टीप्लाई 1930, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 9650 कॉलम आ जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब हमने क्या करना होता है, नंबर ऑफ मोड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने होते हैं और नंबर ऑफ मोड्स ऑफ मेटल कैलकुलेट करने होते हैं। तो नंबर ऑफ मोड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए होता है Q/F। तो Q हमने कैलकुलेट कर लिया, तो ये हो गया 965 और F होता है 96,500, ये आपने याद रख लेना है। तो भाई इसको सिंपल डिवीजन है, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.1 मोल्स। क्या आ जाएगा 0.1 मोल। इसी तरह फिर आपने मैस ऑफ मोल्स ऑफ मेटल कैलकुलेट करने, तो वो होते हैं N इज इक्वल टू स्मॉल m ओवर कैपिटल M। मैस आपको गिवन है जो कि कितना है 6.3 है, और कॉपर मेटल है तो इसका 63 ऑलमोस्ट होता है इसका मॉलिक्यूलर वेट। तो ये भी क्या आएगा 0.1 आएगा। तो भाई हम अपने ऑक्सीडेशन स्टेट हमने कैलकुलेट करनी है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए क्या होता है, नंबर ऑफ मोड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई नंबर मोड्स ऑफ मेटल। तो ये हो जाएगा 0.1 डिवाइडेड बाय 0.1, तो इसका आंसर है क्या आएगा 1 आएगा। सो ऑक्सीडेशन स्टेट इज़ +1। तो ये सिंपल कैलकुलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्री एनर्जी रिलेटेड टू द EMF ऑफ सेल। तो ये भी मैंने एक्सप्रेशन आपके साथ जिक्र किया था कि डेल्टा G दैट इज इक्वल टू -NFE, दिस इज़ दी सेल पोटेंशियल। जब सेल पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी, तो डेल्टा G की वैल्यू ओवरऑल क्या बन जाएगी, पॉजिटिव। तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो जाएगा। इसी तरह जब ई सेल की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी ओवरऑल, तो फिर डेल्टा G की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी, तो ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा और फिजिबल रिएक्शन होगा। तो ये सिंपल कैलकुलेशन थी, ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सेल स्टैंडर्ड वोल्टेज इज 0। तो कंसंट्रेशन सेल ये वो सेल होता है जिसका स्टैंडर्ड वोल्टेज क्या होता है, 0 होता है। बिकॉज मैं आपके साथ ऑलरेडी भी कंसंट्रेशन सेल को एक्सप्लेन कर चुका हूँ, क्योंकि इस केस में जो हमारे इलेक्ट्रोड्स होते हैं, इस केस में अगर हम बात करें तो जो हमारे इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो सेम किस्म के इलेक्ट्रोड्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट भी सेम होता है। तो जब सेम इलेक्ट्रोलाइट होता है तो ये हमारा फार्मूला है EMF कैलकुलेट करने का कि E ऑफ कैथोड माइनस E ऑफ एनोड। सेल के लिए हमारा फार्मूला होता है रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो सिंपल है भाई, दोनों का जो सेल पोटेंशियल की वैल्यू होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है, क्योंकि दोनों सेम इलेक्ट्रोलाइट हैं, सेम इलेक्ट्रोड हैं। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और इनका एनोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सेम होगा। जब सेम होगा तो ओवरऑल जो सेल की वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो 0 हो जाती है। तो सिंपल कैलकुलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस इन दी ATP। ATP में फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। देखें ATP के केस में अगर हम इसका लिंकेज देखें तो इसमें होता है PO43 नेगेटिव होता है। क्या होता है, PO43 नेगेटिव। इस केस में अगर हम सिंपल कैलकुलेशन करें तो ये इसकी कैलकुलेशन हो जाती है P प्लस ऑक्सीजन का -2 है तो 4 है, तो ये हो गया 4 -2 और ये इज इक्वल टू -3 है। ये बन गया P -8 दैट इज इक्वल -3, P दैट इज इक्वल टू -3 + 8। तो ओवरऑल जो फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है, वो +5 है। सो करेक्ट ऑप्शन इज C। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, रिमूवल ऑफ बेसिक ऑक्साइड फ्रॉम द मेटल बिफोर द इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज नाउन एज, इसे कहा जाता है पिकलिंग कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं कि देखें मेटल की सरफेस से बेसिक ऑक्साइड जो कि एज इम्प्योरिटी है, जब इसको रिमूव करवाते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग से पहले तो इसको कहा जाता है पिकलिंग। अब एनोडाइजिंग बिल्कुल इसके रिवर्स प्रोसेस है। एनोडाइजिंग में हम क्या करते हैं,
एनोडाइजिंग में हम करते हैं प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग ऑफ थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्यूमिनियम। तो हम क्या करते हैं इस केस में एल्यूमिनियम के ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की थिक लेयर बनाते हैं ताकि ये कुरियन से इसको बचाया जा सके। तो दिस इज़ नोन एज एनोडाइजिंग। इस तरह गैल्वानाइजिंग क्या होता है, तो ये भी प्रोटेक्शन ऑफ मेटल होता है, किसी एक और मेटल की दूसरी मेटल के ऊपर जो कोटिंग करते हैं, तो इसको कहा जाता है गैल्वानाइजिंग। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, पिकलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, व्हेन लेड स्टोरेज बैटरी इज डिस्चार्ज। तो इस केस में जो बी ऑप्शन इज द करेक्ट, सल्फ्यूरिक एसिड कंज्यूम होता है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने डिस्चार्जिंग में जाना है। तो लेड स्टोरेज बैटरी की जो डिस्चार्जिंग के स्टेप्स हैं आप उसमें देखेंगे कि सल्फ्यूरिक एसिड बिल्कुल कंज्यूम होकर लेड सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। इट मीन सल्फ्यूरिक एसिड क्या हो जाता है, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है जब डिस्चार्जिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है, तो ये कंज्यूम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ आयरन एंड टिन, इनकी रिडक्शन पोटेंशियल दिए गए हैं -0.44 एंड -0.14 फॉर द सेल ऑफ EMF। वो कहता है कि ये इक्वेशन हमें फॉलो करती है। तो इस इक्वेशन को देखें तो ऑक्सीडेशन देखें, आयरन की क्या हो रही है, आयरन की रिडक्शन हो रही है, आयरन कन्वर्ट हो रहा है आयरन में। इट मीन यहाँ क्या हो रहा है, Fe2+, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आते हैं और ये आयरन में कन्वर्ट होता है। तो इस मीन्स आयरन की रिडक्शन हो रही है। तो इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो गिवन है -0.44 है। इसी तरह इस केस में देखें कि टिन जो है, टिन की हो रही है ऑक्सीडेशन। तो Sn क्या हो रही है, Sn की हो रही है ऑक्सीडेशन। तो इस केस में अगर हम देखें तो Sn2+, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो तब ये टिन बनेगा। तो यहाँ हो रही है ऑक्सीडेशन, लेकिन इसकी दिया गया है रिडक्शन पोटेंशियल। तो इसका तरीकाकार ये होता है कि यहाँ क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रही है और वहाँ रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया है, तो आप इसका एक और मेथड है कि आप उस रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में कन्वर्ट कर लें। जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये -0.14 कन्वर्ट हो जाएगा +0.14 इन केस ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब इसका ई सेल कैलकुलेट करना ईजी है क्योंकि मैंने नोट्स के अंदर भी इसकी बड़ी डिटेल में दी है कि देखें जो सेल का पोटेंशियल होता है इसको कैलकुलेट करने के लिए रिडक्शन पोटेंशियल प्लस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल प्लस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, दोनों को प्लस कर दें। जब दोनों को आप प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा, रिडक्शन है -0.44 प्लस 0.14, इसमें से माइनस करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा -0.30 वोल्ट आएगा। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन सल्फर 8 S2F2 एंड H2F, इसमें रिस्पेक्टिवली क्या होता है। देखें सल्फर 8 इसकी न्यूट्रल फॉर्म में है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, तो इसका तो 0 है, बहुत सिंपल है। इस केस में अगर आप देखें तो इसको कैलकुलेट करें तो इसकी भी बहुत ही सिंपल इसकी कैलकुलेशंस है। आप देखें कि इस केस में सल्फ़र के 2 हैं तो 2S हो गया प्लस -2 फ्लोरीन का हो गया, दैट इज इक्वल टू 0। तो ये 2S -2 उधर जाएगा तो ये +2 हो जाएगा, 2 पे डिवाइड करें इसको तो ये जाएगा S का आ जाएगा +1। इसी तरह H2S की आप ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करें तो ये बहुत सिंपल है, 2 हाइड्रोजन है तो +2, सल्फ़र की क्या होगी -2, यहाँ बिल्कुल सिंपल है। तो सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस वाज गिवन बाय। तो फ्राडे ने लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस दिया था और इसको कहा जाता है फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस भी कहा जाता है। फ्राडे के लॉ को फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, इन एक्वस सॉल्यूशन हाइड्रोजन विल डिस्प्लेस्ड बाय, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ भी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ का कॉन्सेप्ट है। अगर आपको वो कॉन्सेप्ट याद है तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखें एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन कौन डिस्प्लेस कर सकता है, हाइड्रोजन को वही डिस्प्लेस कर सकता है जो इससे ऊपर होगा, यानी कि अबव द केमिकल सीरीज़ होगा। ये तीनों के तीनों जो हैं ये बिलो द केमिकल सीरीज़ हैं, मीन दीज आर दी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, ठीक है। और जो जिंक है ये अबव द शी है। अगर हम बात करें कि जो शी से जो जिंक है वो क्या है, अबव है, और ये इसको सोल्यूशन में से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज जिंक, डी ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, व्हेन एन एसिड सेल इज चार्ज, जब एसिड सेल को हम चार्ज करते हैं तो इसका जो वोल्टेज होता है वो इंक्रीज़ होता है। जब किसी भी सेल को चार्ज किया जाता है तो उसका वोल्टेज क्या होता है, इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट।
ये नोट्स में भी मैंने आपके साथ लेक्चर में भी डिस्कस किया है। देखें जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होती है, इक्विवेलेंट या मोलर कंडक्टेंस, ये क्या करती हैं, इनकी जो कंडक्टिविटी होती है वो डाइल्यूशन से क्या करती है, इंक्रीज़ करती है। जैसे जैसे आप वॉल्यूम इंक्रीज़ करते जाएंगे, डाइल्यूट करते जाएंगे, तो इसकी इलेक्ट्रिकल और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और जो मोलर कंडक्टिविटी हो वो क्या करती है, इंक्रीज़ करती है। तो इंक्रीज़ ऑन डाइल्यूशन। अगर यही क्वेश्चन यहाँ सेम क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन द स्पेसिफिक कंडक्टेंस, अगर बात आती स्पेसिफिक कंडक्टेंस की, तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी जो होती है वो डिक्रीज़ होती है बाय द डाइल्यूशन। क्या होती है, जितना ज़्यादा आप डाइल्यूट करते जाएंगे तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या करती जाती है, डिक्रीज़ करती जाती है, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज़ करना स्टार्ट हो जाते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज़ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, द मैस ऑफ एल्यूमिनियम मेटल प्रोड्यूस ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ 1 एम्पेयर। ये भी सिंपल कैलकुलेशन है, ये भी मैं न्यूमेरिकल आपके साथ जिक्र कर चुका हूँ इसका लेक्चर में। देखें करंट दिया गया है, आई की वैल्यू दी गई है वो है 1 एम्पेयर। इसी तरह यहाँ आपके पास टाइम दिया गया टी, वो दिया गया 965 सेकंड दिया गया है। तो क्यू निकाल लेते हैं, तो आई मल्टीप्लाई टी दैट इज़ इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 965, तो इसका आंसर आ जाएगा 965 कोलम, ये इसका आंसर आ जाएगा क्यू का। अब हमने मैस कैलकुलेट करना, तो इसका सिंपल फार्मूला मैंने आपको बताया था, मैस दैट इज़ इक्वल टू क्यू मल्टीप्लाई इसका सिंपल मैंने मालिकुलर वेट, क्यू मल्टीप्लाई मालिकुलर वेट डिवाइडेड बाय एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफ़र होते हैं, मल्टीप्लाई एफ। तो इसकी सिंपल कैलकुलेशन है, क्यू गिवन है जो कि कितना है 965 कोलम है, मल्टीप्लाई मालिकुलर वेट कितना है, एल्यूमिनियम का 27 होता है, और नंबर ऑफ मोल्स कितने होते हैं। देखिए जो नंबर ऑफ मोल्स एल्यूमिनियम के केस में है तो Al3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिड्यूस होके ये कन्वर्ट कर देते हैं एल्यूमिनियम मेटल में। तो इट मीन 3 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 3 मल्टीप्लाई, और ये तो फिर आपको 96,500 कांस्टेंट वैल्यू है। अब देखें सिंपल कैलकुलेशन, कैलकुलेटर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। 397, अब 965 तो 100 आ गया, तो 9 को 100 पे डिवाइड करें तो सिंपल 0.09 इसका आंसर आ जाता है ग्राम में। सो करेक्ट ऑप्शन इज़ डी, 0.09। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, व्हाट इज़ द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर। देखें जब भी आपने इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट डिटरमाइन करना है किसी भी एलिमेंट का, ठीक है, तो इसका सिंपल है, इसका आंसर है कि मालिकुलर वेट होता है, मालिकुलर वेट दैट इज़ इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट मल्टीप्लाई फैराडे कांस्टेंट। ये सिंपल फार्मूला याद रख लें, कोई भी एलिमेंट आपको दे दिया जाए तो अब हमने इक्विवेलेंट निकालना है, तो इक्विवेलेंट वेट दैट इज़ इक्वल टू मालिकुलर वेट कितना है इसका, मालिकुलर वेट डिवाइडेड बाय एफ। तो सिल्वर का मालिकुलर वेट होता है 108 डिवाइडेड बाय एफ, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अब इसको फर्दर डिवाइड करना चाहते हैं, अगर आपको फर्दर अगर वैल्यूज़ दी हुई हों तो भाई 108 डिवाइडेड बाय 96,500, तो इसका जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 0.0011, इस तरह इसका ये आंसर आ जाएगा। तो ये आंसर नहीं गिवन, लेकिन ये वाली सिंपल कैलकुलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, इफ़ क्लोरीन गैस इज़ पास थ्रू दी हॉट सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन चेंजेस। देखें ये कंसेप्ट दिया गया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि जब क्लोरीन गैस हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के हॉट सोल्यूशन में से पास करवाते हैं तो ये जो रिएक्शन होता है इसको कहा जाता है डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, जिसमें एट द सेम टाइम ऑक्सीडेशन भी हो रही होती है, रिडक्शन भी हो रही होती है। तो इसकी इक्वेशन बना लेते हैं कि वो कहता है कि जब क्लोरीन को इसमें से पास करवाया जाता है, ठीक है, 3 मोल्स ऑफ क्लोरीन जब रिएक्ट करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो इसके नतीजे में सोडियम क्लोरेट बनता है, NaClO3 बनता है, साथ सोडियम क्लोराइड बनता है, और साथ 3 वाटर के मालिक्यूल्स की फॉर्मेशन होती है। तो इसको देखें, क्लोरीन के देखें तो यहाँ 0 है क्योंकि मालिकुलर फॉर्म में है। इस केस में देखें -6 + 1, तो यहाँ क्लोरीन की +5 हो गई, यहाँ क्लोरीन की कितनी है +5। अगर सोडियम क्लोराइड की देखें यहाँ -1 + 1, तो यहाँ -1 है, लेकिन -1 कहीं भी ऑप्शन नहीं दिया गया। इट मीन कि ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से किसकी तरफ जाती है, +5 सॉरी। अगर 0 से -1 का ऑप्शन होता तो आप वो भी करेक्ट कर सकते थे, ठीक है। तो सो करेक्ट ऑप्शन इज़ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, A, B and C have the oxidation number of +6, -2, -1. What will be the possible molecular formula? Very important question। देखें ये ट्रिकी
क्वेश्चन है। तो मालिकुलर फार्मूला, कोई भी मालिकुलर कंपाउंड हो तो उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो इक्वल टू 0 होती है, सिंपल कैलकुलेशन है। तो भाई चेक कर लें आप, अब जिसकी भी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो इक्वल टू 0 होगी, वही मालिकुलर फार्मूला होगा। तो इस केस में देखें करेक्ट ऑप्शन सी है। अब ए की आपने देखा कि ए की है +6 उसने दी है, +6 प्लस हो गया। अब बी की उसने -2 दी, तो 2 मालिक्यूल हैं, 2 -2 प्लस। इस तरह सी की -1 दी है, तो ये भी 2 एटम्स हैं, तो 2 -1 कैलकुलेट करें, +6 -4 -2, तो +6 -6 दैट इज इक्वल टू 0। इट मीन दिस इज द पॉसिबल मालिकुलर फार्मूला। बाकी आप खुद चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इन द कम्प्लेक्स। ये कम्प्लेक्स से गिवन है, इसमें आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी। देखिए इस केस में अगर हम बात करें तो ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +1। कितनी होती है? +1 होती है इस कम्प्लेक्स में। तो आयरन की निकाल लेते हैं और वाटर की वैसे 0 होती है। Fe ये हो गया +1 और सल्फेट की होती है -2। अब यहाँ से निकालें दैट इज इक्वल टू 0 हो जाएगा क्योंकि कम्प्लेक्स है। Fe यहाँ बन गया Fe -1 इज इक्वल टू 0, तो Fe दैट इज इक्वल टू ये आके +1 हो जाएगा। तो +1 इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इन दिस कम्प्लेक्स। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, इन शी pH ऑफ एसिडिक सोल्यूशन एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। वेरी इंपॉर्टेंट, ये PPSC के एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो देखें एसिडिक सोल्यूशन जो pH है, शी के केस में हम 1 मोलर HCl सोल्यूशन यूज़ करते हैं, आपने बुक में पढ़ा होगा। और जो 1 मोलर HCl है तो इसकी भाई pH कैलकुलेट करें, नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन 1 मोलर के केस में कितनी होती है? 1 होती है। तो ये क्या बनेगा? 0 इसका आंसर आएगा। क्या आ जाएगा? 0 इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड विल हैव हाईएस्ट स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ये ऑलरेडी मैं रिपीट कर चुका हूँ कि स्टूडेंट मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ कि अगर तो आपको मोलर कंडक्टेंस या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दी जाए तो वो डाइल्यूशन पे उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है, बट इन केस ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस डाइल्यूट करने पे सॉल्यूशन की उसकी स्पेसिफिक कंडक्टेंसी डिक्रीज होती है। इट मीन कि जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है इसकी कंडक्टिविटी तब इंक्रीज होगी जब आप इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे। तो इस केस में देखें तो सबसे ज़्यादा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कौन सा है? बी है, 1 नॉर्मल, सिंपल कॉन्सेप्ट है। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, विच इज़ यूज्ड एज डीपोलराइजर इन द ड्राई सेल। इनमें से कौन सा डीपोलराइजर यूज़ होता है ड्राई सेल में? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है मैंगनीज डाइऑक्साइड हम यूज़ करते हैं डीपोलराइजर। ये सिंध पब्लिक सर्वे कमीशन में ये क्वेश्चन आ चुके हैं लेक्चरशिप में, MnO2। अच्छा, मैंगनीज डाइऑक्साइड बेसिकली हम यूज़ करते हैं डीपोलराइजर। इसका फंक्शन क्या होता है बेसिकली? इसके अलावा ये बेसिकली इसका फंक्शन होता है, ये प्रिवेंट करता है, इट प्रिवेंट दी हाइड्रोजन गैस, ये हाइड्रोजन गैस को एक्यूमुलेट होने से बचाता है। क्यों? क्योंकि ये जो MnO2 है ये रिलीज़ करता है ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन क्या करता है? ये रिएक्ट करके हाइड्रोजन ऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन आयन के साथ रिएक्ट करके ये क्या करता है? ये प्रिवेंट करता है हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं होती। हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं होती जब ये हाइड्रोजन आयन के साथ रिएक्ट करता है, तो इस तरह ये प्रिवेंट करता है। तो इसलिए इसको इफेक्टिवली ऑपरेट करने के लिए भी जो ड्राई सेल बैटरीज होती हैं उनको अच्छी परफॉर्मेंस परफॉर्म करने के लिए हम इसमें क्या डालते हैं? डीपोलराइजर डालते हैं जो कि मैंगनीज डाइऑक्साइड होता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज़ द गुड ऑक्सीडेंट दैन अदर्स। भाई ये भी कोई रट्टे वाला सवाल नहीं है, ये भी कॉन्सेप्चुअल है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में जाओ, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ क्या कहती है? जो बॉटम पे होंगे मोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करेंगे, और जब मोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं उन्हीं को तो ऑक्सीडेंट कहा जाता है। इट मीन ये जो सिल्वर है ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में बिल्कुल नीचे है, ठीक है, तो ये मोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इट मीन इट इज़ द मोर ऑक्सीडेंट, दिस इज़ दी मोर ऑक्सीडेंट एज कम्पेयर टू दी अदर्स। बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, इसलिए मैंने आपको कहा था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ इज़ द बेसिक पिलर ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। जिसने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को समझ लिया उसने सारे कॉन्सेप्ट समझ लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, करेक्ट यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट की हमने बात की थी
देखें जो सेल कांस्टेंट होता है इसको हमने देखी थी कि L/A इज़ दी सेल कांस्टेंट। तो अब लेंथ क्या है सेंटीमीटर, एरिया क्या होता है मुरब्बा सेंटीमीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल तो 1 सेंटीमीटर हो गया, इसको हो गया सेंटीमीटर का इन्वर्स हो गया। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। तो यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट इज सी। सेल कांस्टेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये क्वेश्चन आता रहता है। तो सेल कांस्टेंट का फार्मूला याद होना चाहिए, इसका यूनिट आपको आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, द बेस्ट मेथड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम द बॉक्साइट इफ द कंटेनिंग द एक्सेस ऑफ सिलिका एज एन इम्प्योरिटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखें एल्यूमिनियम को बॉक्साइट से एक्सट्रैक्ट करने के लिए डिफरेंट मेथड्स हैं। आप हॉल ब्रॉड प्रोसेस भी यूज़ कर सकते हैं, बेयर्स मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, सरपेक्स मेथड भी यूज़ करते हैं। ये तीनों मेथड यूज़ होते हैं एल्यूमिनियम को बॉक्साइट से एक्सट्रैक्ट करने के लिए। आप कौन सा मेथड यूज़ करेंगे ये डिपेंड करेगा कि आपकी ओर्स के अंदर किस टाइप की इम्प्योरिटीज़ हैं। अगर हम बात करें हॉल ब्रॉड प्रोसेस में तो ये जनरली यूज़ होता है जब आपके पास यूज़ होता है इन दी प्रेजेंस ऑफ क्रायोलाइट। किसकी प्रेजेंस में? क्रायोलाइट की प्रेजेंस में ये आप मेथड यूज़ करते हैं। अब बेयर्स मेथड की बात करें तो बेयर मेथड तब यूज़ किया जाता है जब ओर्स में इम्प्योरिटी हो, किसकी? Fe2O3 आयरन ऑक्साइड की जब इम्प्योरिटी होगी तो तब आपने ये यूज़ करना है। इस तरह सरपेक्स मेथड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये SPSC सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम में लेक्चरशिप के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। सरपेक्स मेथड आप तब यूज़ करते हैं जब बॉक्साइट में इम्प्योरिटी होगी सिलिका की, SiO2 जब सिलिका हो तो तब हम प्रेफरेंशली ये सरपेक्स मेथड यूज़ करते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट एक्ट एज एन इनर्ट इलेक्ट्रोड। ये है इलेक्ट्रो एनालिटिकल टेक्निक्स आपने पढ़ी होंगी वोल्टामीट्री में, जिन्होंने एनालिटिकल केमिस्ट्री पढ़ी है एडवांस लेवल पे जाके 7th 8th सेमेस्टर में पढ़ते हैं या MPhil में जाके पढ़ाई जाती है। तो वहाँ प्लाटीनियम एक्ट एज एन इनर्ट इलेक्ट्रोड। एक तो इसकी जो रिडक्शन पोटेंशियल की रेंज होती है वो वाइड रेंज होती है, इसलिए हम इसको इनर्ट इलेक्ट्रोड भी यूज़ करते हैं। इसके अलावा अगर हम इसकी बात करें प्लाटीनियम की, इट इज़ हाईली रेजिस्टेंट टू द केमिकल रिएक्शंस। ये क्या होता है? इनर्ट इलेक्ट्रोड प्लाटीनियम हाईली रेजिस्टेंट होता है। दिस इज़ दी हाईली रेजिस्टेंट टू दी इलेक्ट्रोड्स। ठीक हो गया। और इसके अलावा इसकी जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इट डज़ नॉट रेडिली रिएक्ट विद द इलेक्ट्रोलाइट। ये इलेक्ट्रोलाइट के साथ आसानी से रिएक्ट नहीं करता, इसलिए ये इनर्ट इलेक्ट्रोड के तौर पे हम इसको यूज़ करते हैं प्लाटीनियम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेज बाई। तो ये ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ है, इसको हमने केमिकल इक्विलिब्रियम में भी पढ़ा और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी पढ़ा। तो ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ कहता है कि आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दैट इज़ दी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी डाइल्यूशन का फैक्टर। आप वॉल्यूम इंक्रीज़ करते जाएं, मोर डाइल्यूट होता जाएगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज़ करती जाएगी। ये हमने ये फार्मूला पढ़ा था, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दैट इज इक्वल टू K/C। इट मीन दिस इज़ द इनवर्स रिलेशन कंसंट्रेशन के। जितनी कंसंट्रेशन डिक्रीज़ करते जाओगे तो तब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या करती जाएगी? इंक्रीज़ करती जाएगी। यही तो ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ है। तो आप वीक इलेक्ट्रोलाइट की डिसोसिएशन इंक्रीज़ होती है बाय द डाइल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस आर प्रोड्यूस व्हेन द शी एक्ट एज। जब शी एज अ कैथोड एक्ट करती है तो तब जाके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है और बबल्स क्रिएट करती है। आपने देखा भी होगा कि जब हम कैथोड शी को हम यूज़ करते हैं किसके साथ? जिंक इलेक्ट्रोड के साथ। तो जिंक पे होती है ऑक्सीडेशन, शी पे होती है रिडक्शन, और रिडक्शन कैथोड पे जाके हाइड्रोजन गैस बबल्स की फॉर्म में क्रिएट होती है। सो दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो ये थी जी आज के हमारे डिस्कशन। बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपके लिए नए भी होंगे, तो इन चीज़ों को देखें, नोट करें, अपने नोट्स में इसको इंक्लूड करें और इसको अच्छी सी डिस्कशन सुना करें। अल्लाह हाफ़िज़।